तो आज से शुरुआत कर रहे हैं यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 7वां चैप्टर है आपका प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये पहली क्लास है जिसमें सभी बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, डिस्ट धारा क्या होती है, और भी आपके जितने भी बेसिक चीजें हैं, आपका धारा का शिखर मान और भी जितनी चीजें बेसिक चीजें सबको आज के इस वीडियो पे क्लियर करने वाले हैं। तो एक चीज जान लो, जिनको ये चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है प्रत्यावर्ती धारा वाला, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का जो पूरे चैप्टर का मेन चीज है ना, वो आज आपको इसी वीडियो पे पढ़ाने वाले। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखोगे तो मस्त तरीके से आप एक एक चीज समझोगे। ठीक है, देख सकते हो फिजिक्स का 7वां चैप्टर जो है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखो, हमने पहले भी कहा था, इससे पहले 6 चैप्टर हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तक सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, जो लोग नए स्टूडेंट हो, अगर पुराने वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर बात करें जो 7वें चैप्टर की आज से स्टार्टिंग हो रही है, देखो अगर आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक एक बात आपको अच्छे से समझना है। समझाने की गारंटी मेरी, बस आपको समझने का प्रयास करना है और नोट्स जरूर बनाने। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो देख के चल दिए, वीडियो देखने के बाद आपको कॉपी पे नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाओगे तो एक एक बात आपकी क्लियर रहेगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, नोट्स बनाते रहना और एक एक चीज को यहाँ पे समझते रहना है। तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से आपका क्लास 12 फिजिक्स का 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि जैसे आपने इससे पहले डिस्ट धारा पढ़ी, ठीक है, जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और अब जो इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ये होती क्या है इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमने एक तरफ यहाँ पे लिख दिया डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट और एक तरफ लिख दिया प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं पहले। ठीक है, तो देखो डिस्ट धारा क्या होती है, इसे डायरेक्ट करंट बोला जाता है। ये होती क्या है समझो, यहाँ से हमने लिखा वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती हो, डिस्ट धारा कहलाती है। डिस्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसका मान जो समय के साथ परिवर्तित ना हो और एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो। देखो कहा गया और साथ ही एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती हो, उस धारा को डिस्ट धारा कहते हैं। और इसमें कहा गया इसका परिमाण जो होता है समय के साथ लगभग स्थिर रहता है। जो धारा का परिमाण रहता है वो समय के साथ लगभग स्थिर रहता है। देखो यहाँ से आपसे कहा गया कि धारा जो होती है इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता और साथ ही एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है। तो देखो यहाँ से जो डिस्ट धारा होती है ये क्या होती है, इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है, उसी तरह रहता है और ये एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पे धारा और समय के बीच अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, ये मान लो आपका इधर साइड हम लोग समय को लेते हैं। ठीक है, इधर समय को लिया है हमने, इधर साइड हम लोग ले लेते हैं धारा आई को। ठीक है, तो अगर धारा और समय के बीच हम लोग ग्राफ खींचे तो इसका एक सीधी रेखा, ग्राफ इसकी जो होती है एकदम सीधी रेखा जैसा आता है। ठीक है, इसका जो धारा और समय के बीच में ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधी रेखा का ये मतलब है कि ये धारा जो है डिस्ट धारा ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, एकदम एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है। देख सकते हो एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते रहते हैं, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यह एक निश्चित समय अंतराल पर धनात्मक और ऋणात्मक मान लेती है। मतलब ये क्या करती है, एक निश्चित समय के साथ, समय अंतराल के साथ क्या करती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर इस धारा के लिए हम लोग समय यहाँ पे और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींचे, यहाँ पे समय और यहाँ पे अगर धारा के बीच में ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ जानते हो किस टाइप से कहा गया, यह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से बदलते हैं। मतलब देखो ये धारा तो सीधी, इसके बीच ग्राफ जो होता है सीधा, लेकिन इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ साइन की जैसा होता है। जो साइन आपका होता है, साइन जिसे ज्या बोलते हैं, इसके जैसा ग्राफ होता है और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। मतलब एक इसमें क्या रहती है, इधर साइड आप देखोगे तो इधर साइड धनात्मक होगी और जब ये नीचे इस टाइप से आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और फिर इसी टाइप से आगे भी धनात्मक और फिर इस टाइप से ऋणात्मक। ठीक है, मतलब कि यह धारा जो होती है आवर्त रूप से बदलती रहती है। देखो ये धारा जो डिस्ट धारा थी ये एक निश्चित दिशा में ही चलती है, लेकिन जो आपकी क्या है प्रत्यावर्ती धारा, ये क्या होती है, ये समय के साथ इस टाइप से बदलती रहती है। पहले देख सकते हो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये मान जो होता है 0 होता है धारा का। जैसे देखा ये आपकी पहले 0 से फिर यहाँ पे बढ़ी,
फिर यहाँ पे आके फिर से 0, यहाँ पे आके फिर से 0, फिर यहाँ पे विपरीत दिशा में बढ़ी, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपको पीक वैल्यू, इसे बोलते हैं अधिकतम मान। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में मिलता है अधिकतम मान, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, धारा का अधिकतम मान मिलता है। मतलब यहाँ पे धारा 0 है, फिर ये अधिकतम मान पे पहुंची, फिर से आके धारा 0, फिर ये 0 से होके फिर यहाँ पे अधिकतम मान पे पहुंची, फिर धारा 0, फिर अधिकतम मान पे पहुंची, फिर धारा 0। मतलब यहाँ पे मैं दिख रहा है धारा घट बढ़ रही है, मतलब 0 हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर आपका मतलब धारा क्या करती है, लगातार बदलती रहती है। और ये क्या होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। अगर यहाँ पे देखोगे आपको ऊपर साइड जो होता है, यहाँ पे मान लो +1 एम्पियर धारा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे, यहाँ पे +2 एम्पियर धारा हो, तो अगर यहाँ पे ऊपर प्लस में आपकी वैल्यू मिलती है तो नीचे साइड आपको वैल्यू जो होती है माइनस में मिलती है, -1, -2, -3 इस टाइप से, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर साइड आपको वैल्यू प्लस में और नीचे साइड माइनस में मिलती है, इसीलिए कहा गया यह एक निश्चित समय अंतराल पर धनात्मक और ऋणात्मक मान लेती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक निश्चित समय अंतराल पे धनात्मक और ऋणात्मक मान लेती है। तो आप लोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को समझ भी रहे होंगे। दिष्ट धारा एक ऐसी करंट होती है, इसे डायरेक्ट करंट डीसी करंट बोलते हैं। डीसी करंट में क्या होता है, ये एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है और इसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है डीसी करंट का। लेकिन एसी करंट जो होती है, इसका मान क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका मान जो होता है समय के साथ निरंतर बदलता रहता है और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह से आपका होती रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर प्लस मिल रही वैल्यू, इधर माइनस मिल रही है, तो वही चीज लिखा है, एक निश्चित समय अंतराल पर धनात्मक और ऋणात्मक मान लेती है। आप दोनों के थोड़ा स्रोत देख लो। जैसे डिष्ट धारा डायरेक्ट करंट के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे बैटरी से डायरेक्ट करंट मिलती है। सेल जो होता है, सेल से आप डायरेक्ट करंट को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सेल से आप डायरेक्ट करंट को प्राप्त कर सकते हो, डीसी करंट। बैटरी और सेल में कौन सी करंट होती है, डीसी करंट होती है, ठीक है। कौन सी करंट होती है, डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और भी आपके आदि और भी सारे उपकरण हैं जिनसे आप डीसी करंट प्राप्त कर सकते हो। उपयोग क्या क्या है, जैसे आप इससे मोबाइल चार्जिंग में जो बैटरी होती है उसमें डीसी करंट यूज करोगे, लैपटॉप की बैटरी, ठीक है, और एलईडी टॉर्च, इनमें इनका उपयोग किया जाता है डीसी करंट का, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए डीसी करंट का यूज कर सकते हो, लैपटॉप बैटरी के लिए, एलईडी टॉर्च आदि के लिए आप क्या कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ था, आदि के लिए आप क्या कर सकते हो, इस डीसी करंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इसके स्रोत कौन कौन से, जैसे जनरेटर जो आपके पास होता है, आपने देखा होगा जनरेटर जो होता है उससे हमें कौन सी करंट प्राप्त होती है, अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट प्राप्त होती है प्रत्यावर्ती धारा। और जैसे पावर स्टेशन, जैसे आपने पावर हाउस देखा होगा, पावर स्टेशनों में कौन सी धारा प्राप्त होती है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे हम कर सकते हैं, घर की सप्लाई में, ठीक है। घर की बिजली सप्लाई, जो घर में हमारी बिजली आ रही है, ये कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। और जैसे बैटरी में, बैटरी के अंदर कौन धारा होगी, वो होगी डिष्ट धारा। जो बैटरी से आप मान लो कोई बैटरी वाला पंखा है या बैटरी की कोई चीज आप जला रहे हो, लाइट, तो उससे जो बैटरी से धारा आ रही है वो कौन सी धारा आ रही है, वो आ रही है डिष्ट धारा। और जो घर की सप्लाई में आपको करंट मिल रहा है, जो आपके पावर हाउस से आ रहा है, पावर स्टेशन से आ रहा है, वो कौन सी धारा आपको मिल रही है, वो मिल रही है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो आशा करते हैं सब लोग डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर समझ पाए होंगे कि डिष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट होती है वो क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ये क्या होती है, ठीक है। तो देखो, हमने पूरा कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो पे कि जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी है वो बेसिक से सब कुछ सीखता चले, जिससे एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो मेन चीजें अभी आपको समझाते चलेंगे, जैसे डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा समझ गए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपका जैसे जो आपका अधिकतम मान वाली बात होती है कि शिखर मान। देखो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे प्रत्यावर्ती धारा, आपको इस पूरे चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर बात करें, यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे जो आपका मतलब बीच वाला, यहाँ पे पीक वैल्यू से बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अधिकतम मान। यहाँ पे क्या मिलता है, अधिकतम मान मिलता है धारा या वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, अधिकतम मान मिलता है, ठीक है। इस अधिकतम मान को ही हम लोग शिखर मान भी बोलते हैं, ठीक है। इस अधिकतम मान को, यहाँ पे भी बीच में अधिकतम मान मिलेगा, यहाँ पे अधिकतम मान, यहाँ पे अधिकतम मान, ठीक है। इस अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, शिखर मान बोलते हैं, या आप क्या बोल सकते हो, अधिकतम मान बोल सकते हो या शिखर मान बोल सकते हो, ठीक है। इसमें वोल्टेज का भी अधिकतम मान होता है, विद्युत वाहक बल का भी अधिकतम मान होता है और धारा का भी अधिकतम मान होता है, और इनके लिए फॉर्मूले भी होते हैं। तो उनके फॉर्मूले के समझने के लिए अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन कराएंगे जिसमें कुंडली होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के पहिता हम उसे घुमाएंगे और उसके कारण हम क्या करेंगे, अधिकतम मान के लिए विद्युत वाहक बल, धारा और वोल्टेज का फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो, और आपसे कहा ना, नोट्स जरूर बनाते रहना है सबको, क्योंकि नोट्स बनाओगे कि एक चीज कॉपी पे लिखा होगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत आराम रहेगा, ठीक है, रिवाइज कर पाओगे आप लोग। तो इसे नोट कर लो, अब चलते हैं आगे की ओर।
ठीक है, तो अब उस डेरिवेशन की बात कर लेते हैं जिससे हमें अधिकतम मान के विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान का फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना भी आपको इंपॉर्टेंट है। आपका है चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सूत्र का डेरिवेशन। ठीक है, आपको करना क्या है, एक आयताकार कुंडली लेनी है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और उसे आपको क्या करना, उसे क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घुमाना है, जिससे आपका जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कहा गया ना कि आपका चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो उसका फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना ले लेते हैं, हमारे पास मान लो कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से, ये हमारे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास बी वेक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक आयताकार कुंडली मान लो ले लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया चुंबकीय क्षेत्र अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली, तो कोई भी कुंडली ले सकते हो। हम यहाँ पे एक आयताकार कुंडली कुछ इस टाइप से ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक आयताकार कुंडली है इस टाइप से। ठीक है, जैसी कुंडली हमने उसमें देखी थी प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनामो में, वैसी। ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली है, इसे नाम दे दो। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, ए बी सी डी हमारे पास एक आयताकार कुंडली है। ठीक है, इसके अक्ष की बात करें तो अक्ष देखो बना देते हैं, इस टाइप से इसका कुछ अक्ष होगा। ठीक है, इस टाइप से इसका अक्ष होगा। ठीक है, इस कुंडली का अक्ष होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कुंडली को अक्ष के परितः मतलब अक्ष में क्या करेंगे, इस टाइप से घुमाएंगे। ठीक है, इस कुंडली को हम क्या करेंगे, इस टाइप से अक्ष पे पूरा, मतलब देखो यहाँ से समझो, जैसे ये आपकी कुंडली है आयताकार, इसको ऐसे ऐसे करके हम पूरे में क्या करेंगे, घुमाएंगे इसी चुंबकीय क्षेत्र में। तो हम जब इसे क्या करेंगे, इस टाइप से इस कुंडली को अपने अक्ष के परितः क्या करेंगे, इसे घुमाएंगे। परितः का मतलब अक्ष के चारों ओर जब इसे घुमाएंगे तो जानते हो क्या होगा, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र है तो कुंडली पे क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। यहाँ पे क्या उपस्थित होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब कुंडली होगी और चुंबकीय बल रेखा हो, चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, और आप कुंडली को यहाँ पे घुमाओगे तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और आपको पता है, क्या पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जब आपका कोई कुंडली क्या होती है, जब कोई कुंडली आपका चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जिसके कारण ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की होती है। और इसमें दो चीजें उत्पन्न होती है, पहला प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और दूसरा प्रेरित धारा। ठीक है, ये आपको सबको पता है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। जब आपका कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की होती है। तो जब यहाँ पर से आपका कुंडली को घुमाएंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आपका उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इसी का हमें इसके सूत्र का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ बातें यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा, माना तार के n फेरों वाली कुंडली। हमने तार एक लिया है जिसको हमने लपेट के एक आयताकार कुंडली के रूप में मोड़ा है। ठीक है, एक तार था जिसे हमने इस टाइप से मोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, माना तार के n फेरों वाली एक कुंडली एबीसीडी है और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एबीसीडी, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के परितः ओमेगा, यहाँ पे हमने एक चीज और माना, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ये जो आपका घुमाई जा रही है कुंडली, ये ओमेगा कोणीय वेग से हम लोग मान लेते हैं। ये किस कोणीय वेग से घुमाई जा रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही है। ठीक है, हमने लिखा, माना एक तार था हमारे पास, उस तार को हमने कुंडली के रूप में मोड़ लिया, n फेरों वाली कुंडली के रूप में, और क्या किया, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र के लंबवत हमने रख दिया। क्षैतिज अक्ष के परितः जब इसे घुमाया जाएगा, जब इस कुंडली को क्षैतिज अक्ष के परितः घुमाया जाएगा तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे हम लोग। जो इस कुंडली को हम लोग घुमाएंगे ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। आप देखो यहाँ से, आप यहाँ से लिखते हैं कि यदि यहाँ पे मान लो कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल हो, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो, यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, हम लोग यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स आपका कितना होगा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बी बराबर होता है सूत्र बी ए कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ए क्षेत्रफल होता है, कॉस थीटा, थीटा कोण हो जाता है। ठीक है, तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। आप देखो जब यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है तो थीटा कोण का एक फॉर्मूला होता है। कोण बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बराबर सूत्र होता है कोणीय वेग
इंटू समय, ठीक है, कोणीय वेग इंटू समय यहाँ से हो जाएगा, तब आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। मतलब थीटा को हम यहाँ से लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। थीटा क्या है यहाँ पे, कोण, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, टी क्या है समय, तो यहाँ से कोण बराबर कोणीय वेग गुणे समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से जो थीटा उसकी जगह हम ओमेगा टी कर देंगे, तो फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी। तो फाइव बी बराबर क्या आया, बी ए कॉस ओमेगा टी। अभी हमारे पास क्या आया, फाइव बी का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान। हमें यहाँ से निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल। तो लिखते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम आपने पढ़े थे, तो फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, ठीक है, फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है माइनस का n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सूत्र क्या होता है, E बराबर माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन हम यहाँ पे डेल्टा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पे डी फाइव बी अपॉन डी टी को रखेंगे। हम लोग क्या रखेंगे, डी फाइव बी अपॉन डी टी। देखो चाहे डेल्टा फाइव बी हो या डी फाइव बी हो, दोनों क्या दिखाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा लगा ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, डी लगा तब भी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो चाहे डेल्टा फाइव बी हो या डी फाइव बी हो, ये क्या दिखाता है, परिवर्तन ही दिखाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, हम यहाँ से लिखे हुए E बराबर माइनस का n डी फाइव बी अपॉन डी टी, ठीक है, ये चीज हम लोग लिखे हुए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइव बी का हमें मान पता है, हम फाइव बी का मान रख के हम इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करके फार्मूला निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अब आगे का आएगा नहीं, तो चित्र को हम थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है, चित्र को हम इरेज करेंगे क्योंकि अब उधर का आएगा नहीं। तो एक बार आप लोग इसे चित्र को बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उधर वाला चित्र इरेज करके आगे का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि उधर फिर आएगा नहीं बोर्ड में, ठीक है। अब इसके आगे का देखो, इसके आगे का देखो, विद्युत वाहक बल E बराबर इतना सूत्र है, तो E बराबर अब यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का n d अपॉन डी टी को ऐसा ही रखो। देखो d अपॉन डी टी को ऐसा रखो, फाइव बी की वैल्यू रख दो बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देख लो माइनस का n d अपॉन डी टी, वैसा ही फाइव बी की जगह बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसे हल करते हैं, तो E बराबर माइनस का n, ये देखो बी ए कॉन्स्टेंट के रूप में रहेगा, तो इसे बाहर कर लो, d अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। हमें कॉस ओमेगा टी का क्या करना है, d अपॉन डी टी का मतलब अवकलन करना है, ठीक है। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब आपके पास ऐसा होता है d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा अगर आपको मिलता है, तो उसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, मतलब जब कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ से हम लोग देखो, हमारे पास थीटा नहीं है वास्तव में, हमारे पास है ओमेगा टी, तो हम इस ओमेगा टी को किसके इक्वल मानेंगे, थीटा के इक्वल, ठीक है, हम किसके इक्वल मानेंगे, थीटा के इक्वल। तो E बराबर क्या होगा, माइनस का एन बी ए, E बराबर क्या होगा, माइनस का एन बी ए। आप जब cos ओमेगा टी में ओमेगा टी को थीटा मानोगे तो बन जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की जगह होता क्या है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होगा। लेकिन थीटा यहाँ पे वास्तव में नहीं, हमने थीटा की जगह हमने ओमेगा टी को थीटा माना है, तो थीटा तो है नहीं है, तो हम यहाँ पे जब थीटा नहीं है तो जो चीज है वो लिखेंगे ओमेगा टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब आपका कभी ऐसा होता है जैसे आपका सूत्र में तो थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा आप केवल मान के कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, इस ओमेगा टी का एक बार फिर से अवकलन करना होता है। देखो ऐसा करना होता है, ठीक है, ध्यान से समझो। जब फॉर्मूला हमें पता है डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का, माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पे डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, तो हम ओमेगा टी को क्या मानेंगे, थीटा के इक्वल, जिससे हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, थीटा हमने केवल माना है नहीं वो थीटा है ओमेगा टी, तो कॉस थीटा की जगह आया माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह है क्या, ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को आपने थीटा माना था, तो जिसको माना था आपने थीटा के इक्वल, उसको क्या करो, उसका फिर से अवकलन कर दो, तो आपके पास मान आ जाएगा। देखो कैसे, ई बराबर माइनस का एन बी ए, आप चाहो तो आप इस माइनस और माइनस को मिला के प्लस कर लो, ठीक है, ये माइनस को गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए यहाँ पे साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर देखोगे तो देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी टी, मतलब टी का अवकलन करना है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था, तो अवकलन कर लो एन बी ए, यहाँ से ओमेगा को आगे कर लो, ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना, अगर इस टाइप से मिलता है डी बाई डी एक्स एक्स, तो उसका अवकलन 1 होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको x के सापेक्ष x का अवकलन करना है, d अपॉन डी एक्स x है, कोई पावर उस पर नहीं लगी, तो उसका अवकलन 1 होता है। वैसे ही जैसे d बाई डी टी t है, तो उसका अवकलन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका अवकलन 1 आ जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है।
तो ये हमारे पास विद्युत वाहक बल का सूत्र आता है। ये जो आपका कुंडली को हम लोग घुमा रहे थे, आपका अपने अक्ष के विपरीत घूमती कुंडली के लिए आपका क्या आता है, विद्युत वाहक बल का सूत्र E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका आता है, ये हमने केवल थीटा इसे माना हुआ था। ठीक है, ये चीज तो ये इस टाइप से आपका E का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है अधिकतम मान की, तो हम यहाँ से लिखेंगे आपका मतलब जब आपका विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हमें करना होगा तो लिखते हैं यदि ठीक है, उससे पहले एक चीज लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल E का मान, ठीक है, विद्युत वाहक बल E का मान समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, क्यों बदलता रहता है, क्योंकि आपने देखा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। जैसे अभी ग्राफ में देखा था ना, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, कभी अधिकतम मान में कभी जीरो में, इस टाइप से। ठीक है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल E का मान समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, तो लिखते हैं यदि विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान E नॉट हो, अधिकतम मान के लिए ऐसे लिख लो, यदि विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान E नॉट हो, तब अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, ठीक है, तब अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ से देखो, अगर आपको अधिकतम मान चाहिए तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह 1 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी बराबर क्या लिखेंगे, 1 के लिखेंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा। ध्यान से समझो हमने क्या लिखा, हमने पहले लिखा कुंडली में विद्युत वाहक बल E का मान समय के साथ बदलता रहता है। जैसे आपने देखा था, प्रत्यावर्ती धारा हो या विद्युत वाहक बल हो या वोल्टेज हो V, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती में। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज लिखा गया, यदि विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान E नॉट हो, E जीरो बोल सकते हो या E नॉट बोल सकते हो, E नॉट हो, तब आपको अधिकतम मान के लिए क्या करना होगा, साइन ओमेगा टी की जगह 1 रखना होगा। अगर साइन ओमेगा टी की जगह 0 रख देते हो तो आपका पूरी वैल्यू शून्य हो जाएगी, तब आपका सबसे न्यूनतम मान आएगा विद्युत वाहक बल का। लेकिन अगर अधिकतम मान प्राप्त करना है तो उसकी जगह साइन ओमेगा टी की जगह 1 रखना होगा। तो यहाँ से जब साइन ओमेगा टी की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, E बराबर NBA। अब हम E की जगह क्या करेंगे, E नॉट, क्योंकि अधिकतम मान की बात है ना, तो E बराबर E नॉट NBA और ओमेगा है, और साइन ओमेगा टी की जगह तो 1 ही हो गया, तो E नॉट बराबर क्या आया, NBA ओमेगा। ध्यान से देखना। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से, सिंपल जब साइन ओमेगा टी की जगह 1 रख दोगे, E की जगह E नॉट रख दोगे, E की जगह E नॉट रखा, NBA ओमेगा वैसा ही है, साइन ओमेगा टी की जगह 1 हो गया, तो E नॉट बराबर आया NBA ओमेगा। इसे देखो हम लोग एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, मान लो। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो अब इस E नॉट की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे रखी, जगह कहीं बची है, यहाँ पे देखो साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, उसके आगे का यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्योंकि अब भाई साहब जगह बची नहीं है, तो यहाँ पे समझना, लिखते हैं E नॉट का मान समीकरण 2 में रखने पे, E नॉट का मान, आशा करते हैं आपको इधर का दिख रहा होगा। ठीक है, E नॉट का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब आप E नॉट का मान क्या करोगे, इस समीकरण 2 में रखोगे, तो E नॉट का मान क्या, NBA ओमेगा, तो NBA ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब बस मेन फॉर्मूला यही है आपका, विद्युत वाहक बल E और विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान E नॉट पे संबंध का जो फॉर्मूला E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी ही है। ठीक है, मतलब देखो जहां पे E बराबर NBA ओमेगा आया था, तो वहां पे हमने मान निकाल लिया E नॉट का NBA ओमेगा, तो हम NBA ओमेगा की जगह क्या कर सकते हैं, E नॉट, तो E बराबर क्या आ गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, विद्युत वाहक, ये E नॉट क्या है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, इसे आप शिखर मान भी बोल सकते हो। ठीक है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर क्या हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। E है विद्युत वाहक बल, E नॉट है विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, और साइन ओमेगा टी आपका हो गया, ओमेगा कोणीय वेग, T समय है। ठीक है, कि जहाँ E विद्युत वाहक बल है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, और E नॉट क्या है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान या शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। ठीक है, शिखर मान, अधिकतम मान, ये एक नाम और ले सकते हो, आयाम बोल सकते हो इसे। ठीक है, इसे विद्युत वाहक बल का आयाम भी बोल सकते हो, विद्युत वाहक बल का शिखर मान बोल सकते हो,
या आप अधिकतम मान भी बोल सकते हो, ठीक है। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जैसे E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आया, वैसे ही धारा के लिए आता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए आता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसी से बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेन ये था, अगर विद्युत वाहक बल के लिए समझ गए E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वैसे ही आपको धारा और वोल्टेज के लिए भी मिलेगा। अभी आगे आपको बताएंगे भी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन सबको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पूरा अच्छा समझाया भी आपको किस टाइप से कुंडली को हम लोग घुमा रहे थे। जब कुंडली को घुमाया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स फाइव निकाला गया। फिर विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला फैराडे के नियम से यहाँ पे फाइव की वैल्यू रख के अवकलन करना था, तो E की वैल्यू इतनी आई। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा अगर आपको क्या चाहिए विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, तो उसे E नॉट माना, और जब E नॉट अधिकतम मान हुआ तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की जगह 1 रखा गया, क्योंकि हमें अधिकतम मान प्राप्त करना था। तो E नॉट बराबर NB ओमेगा। इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी गई इस वाले समीकरण 2 पे, तो NB ओमेगा की जगह E नॉट, तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ E विद्युत वाहक बल है, E नॉट विद्युत वाहक बल का शिखर मान है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना सबको समझ में आ चुका है। अब आगे की ओर चलते हैं, जिसमें हम शिखर मान की परिभाषा को देखते हैं, और भी कई परिभाषा जैसे आवर्तकाल की परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा, ठीक है, उनको देखते हैं, और फिर आपको धारा का अधिकतम मान और इनको समझाते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के संबंध में कुछ परिभाषाएं, जैसे कि आपका शिखर मान की परिभाषा क्या होती है, आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है, और आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जैसे शिखर मान की बात करें, शिखर मान क्या होता है, ठीक है। शिखर मान को आप अधिकतम मान भी बोल सकते हो धारा या वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ से कहा गया प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज या विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसके अधिकतम मान को ही हम लोग शिखर मान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो विद्युत वाहक बल का शिखर मान का भी फॉर्मूला आपने देखा, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे E नॉट क्या है, E नॉट आपका क्या है, E नॉट है शिखर मान, ठीक है। फिर धारा के शिखर मान के लिए फॉर्मूला क्या आया, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ I नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है। फिर वोल्टेज के शिखर मान के लिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ V नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, ठीक है। तो शिखर मान वाली बातें, मतलब शिखर मान का मतलब है अधिकतम मान। देखो जैसे कि ध्यान से देखो, जैसे अभी आपने प्रत्यावर्ती धारा का आपने ग्राफ देखा था, यहाँ पे आपने प्रत्यावर्ती धारा को रखा था, ये मान लो हमने धारा रखा, यहाँ पे हमने समय को रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने समय को रखा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था। देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे आपका इस टाइप से इसका आपको क्या मिलता है, ठीक है, समय को थोड़ा हटा देते हैं अभी, यहाँ पे आपको इस टाइप से ग्राफ को मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से कुछ जाके मिलता है, ठीक है, इस टाइप से आपका ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये जो ग्राफ होता है आपका, ये किसके साथ होता है, धारा और समय के बीच में होता है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे बीच में जाके आपको क्या मिलता है, अधिकतम मान मिलता है धारा या वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ पे अगर धारा का बात हो रही है तो यहाँ पे आपको I नॉट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, धारा का अधिकतम मान मिलेगा। यहाँ पे विपरीत दिशा में भी I नॉट आपको यही बीच पे मिलेगा जाके, ठीक है। इसी टाइप से I नॉट का आपको शिखर मान मिलेगा और वोल्टेज का भी इसी टाइप से मिलेगा, ठीक है। यही बीच पे आपको क्या मिलता है, शिखर मान मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे आप शिखर मान को तो समझ चुके, आपको पता चला ना, वोल्टेज या धारा या विद्युत वाहक बल का शिखर मान यहाँ पे बीच में आपको मिलता है जाके, ठीक है। अब आगे इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, फिर आवृत्ति है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, कहा गया प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है। कहा गया प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। एक चक्र जानते हो, यहाँ पे अगर बात करें, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये जो ग्राफ देख रहे हो, इसमें एक चक्र इतना है, ठीक है, ये एक चक्र है। ये आपका जो ऐसे करके देखो, अगर बात करें आधे चक्र की, तो आधा चक्र केवल यहाँ से लेके ये इतना, ये आपका आधा चक्र होगा। इतना क्या है, आधा चक्र। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आधा चक्र है। अगर पूरे चक्र की बात हो तो पूरा चक्र आपका
यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा चक्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है इसमें पूरे चक्र की बात की तो इस टाइप से जो आपका एक बार आपका इस सेम दिशा में एक विपरीत दिशा में आके यहाँ पे जब रुकेगी तो आपका ये क्या होगा, ये एक चक्कर होगा। किसका, एक चक्र भी बोल सकते हो, एक साइकिल भी बोल सकते हो। ये क्या है, एक साइकिल इसे बोल सकते हो या एक चक्र बोल सकते हो। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज एक चक्र पूरा होने में जो समय लगाता है, मतलब यहाँ से आपको जब धारा या वोल्टेज जो थी यहाँ से यहाँ आने में जितना इसको समय लगा t, वही क्या है आपका, वही आवर्तकाल है। ठीक है, वही क्या है, आवर्तकाल है। मतलब यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल t बोलते हैं। और अगर यहाँ तक पहुंचने में एक चक्र पूरा करने में t समय, तो यहाँ से आधा चक्र पूरा करने में कितना समय हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक कितना हो जाएगा, t/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t, क्योंकि एक चक्कर यहाँ से आपको चलने से यहाँ तक जब पहुंचते तब हमें आवर्तकाल t मिलता है। मतलब एक चक्र पूरा होने में जो समय है वो आवर्तकाल है। तो आधा चक्र केवल इतना पूरा करने में जो समय लगेगा वो t/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आवर्तकाल t का फॉर्मूला समझ लो। t बराबर सूत्र होता है 2π/ω। t बराबर सूत्र क्या होता है, 2π/ω। ठीक है, t बराबर सूत्र क्या होता है, 2π/ω, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, t क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, t बराबर 2π/ω। आवर्तकाल तो ये होता है कि मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। लेकिन यहाँ से आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कितने चक्कर पूरे कर लेती है उसे हम लोग चक्रों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। यहाँ से कहा गया आवृत्ति के बारे में कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, पहले आवर्तकाल में ये कहा गया कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल है, लेकिन आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं उन चक्रों की संख्या आवृत्ति। ठीक है, तो एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर सूत्र होता है 1/t। आवर्तकाल का उल्टा होती है आवृत्ति। F बराबर 1/t, जहाँ t आवर्तकाल, F क्या है, आवृत्ति है। और इसका मात्रक जो होता है हर्ज में होता है, हर्ज होता है इसका मात्रक। Hz ऐसे लिखो या ऐसे हर्ज लिख दो। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है और समय का मात्रक तो सबको पता है सेकंड होता है। ठीक है, t क्या आवर्तकाल है तो समय के जैसा ही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर 1/t। अगर यहाँ पे t की वैल्यू आप रख दो तो F बराबर जो 1/t है, अगर यहाँ पे आप t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है, 2π/ω। की जगह हमने 2π/ω रखा। अब जब ये आपका 2π/ω ऊपर जाएगा तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ω/2π। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ω/2π। मतलब F बराबर यहाँ से सूत्र आएगा ω/2π, आवर्तकाल का जस्ट उल्टा। ठीक है, आवर्तकाल t = 2π/ω, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, ω/2π। ठीक है, देखो F बराबर 1/t की जगह 2π/ω रख दिया तो F बराबर ω/2π, मात्रक हर्ज में। ठीक है, तो ये होता है आवृत्ति का फॉर्मूला, F बराबर ω/2π, आवर्तकाल का t बराबर 2π/ω। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी, जैसे आवर्तकाल की, आवृत्ति की, शिखर मान की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे, इस क्लास पे हमने केवल बेसिक चीजें ही सीखी हैं, जो मेन चीजें थी। देखो हमने पहले कहा था पहला वीडियो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो बेसिक चीजें होती है अगर उनको समझ जाते हो तो पूरे चैप्टर में बहुत मजा आती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हमने आपको क्या क्या समझाया। हमने सबसे पहले आपको प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने बताया कि शिखर मान क्या होता है, जिसमें हमने विद्युत वाहक बल के शिखर मान का सूत्र भी आपको निकाल के दिखाया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी डेरिवेशन पूछ लिया जाए तो डेरिवेशन भी कर देना कि अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल का सूत्र उसी टाइप से निकलता है। ठीक है, E बराबर NBA ω sin ω t। ठीक है, फिर इसके बाद हमने दो सबके क्या बताए, आपके अधिकतम मान या शिखर मान के लिए सूत्र बताया। फिर आवर्तकाल की परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो पे हम बात करेंगे जो धारा का औसत मान होता है। औसत मान क्या होता है, औसत मान को हम लोग माध्य मान भी बोलते हैं, वो क्या होता है। फिर इसके बाद वर्ग माध्य मूल मान देखेंगे। सारी चीजों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से आई चल रही है। और अगला वीडियो जैसे आएगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, जिससे आप लोग जल्दी से वो वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से वहां से तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से आप केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर के वीडियो है, वहां पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट करके जरूर बताना आज की पहली क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगी। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताना सबको कि आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।